हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड एरोज के एडिटोरियल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम के तहत द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल्स आते हैं रोज, उस एडिटोरियल्स पे हम चर्चा करेंगे। आज जो है हिंदू में आया हुआ एक एडिटोरियल मैंडेटिंग स्टूडेंट प्रेजेंस इरेजिंग लर्निंग जो आया था, उस एडिटोरियल का हम एनालिसिस करेंगे। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट का जो है शिक्षा में या क्लास में जो है प्रेजेंट्स कितना महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी किया जाए, और जो है ये किस तरीके से सीखने की प्रक्रिया को धीमी कर सकती है। इस आर्टिकल का मतलब यह हुआ। तो हम इस आर्टिकल या इस एडिटोरियल की हम इसमें चर्चा करेंगे इस परिप्रेक्ष्य में कि हाल ही में जो है दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो है स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स को जो जिनके अटेंडेंस कम थे, उनको जो है बिना अटेंडेंस की अनिवार्यता को देखे उनको जो है एग्जाम में बैठने की इजाज़त दे दी। तो इससे एक महत्वपूर्ण बहस, उच्च शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया कि अटेंडेंस जरूरी है या सीखना। एक तरफ तो अटेंडेंस जो है कहीं ना कहीं एक नौकरशाही और पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उस पर उजागर करता है कि सीखने की प्रक्रिया अटेंडेंस के द्वारा ही की जा सकती है। दूसरी तरफ जो उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो ये बताता है कि सीखने की प्रक्रिया जो है या उस बहस को जन्म देता है कि सीखने की प्रक्रिया अटेंडेंस के अलावा जो है उस पर जो है एक स्वायत्तता और बौद्धिक स्तर के आधार पर सीखने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। ये इस बहस को जन्म लेता है। तो इस बहस के आलोक में हम देखेंगे कि क्या इस एडिटोरियल से चीज़ें निकल कर आती है कि सीखने की प्रक्रिया में एक अनुशासन जरूरी है अटेंडेंस के द्वारा, या व्यक्ति को फ्री छोड़ दिया जाए कि वो अपने बौद्धिक स्तर से, स्वायत्त स्तर से शिक्षा को सीखे। तो इन दोनों पैमाने पर हम इस एडिटोरियल में एनालिसिस करेंगे। और यह जो एडिटोरियल आप ध्यान से देखिएगा, यह आपके निबंध में या जो जनरल जो विश्लेषण करने की क्षमता में डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करेगा। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी होता है कि वो निबंध में या इस तरह के क्रिटिकल चीज़ों को वो सोचे और अपने विचारों को धार दे और व्यक्त करे उसको सही तरीके से, तभी वो सही मायने में वो एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता है और एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सकता है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन एनालिसिस का खेल है, विश्लेषण का खेल है। और आपके पास इस तरह की घटनाएं आनी चाहिए जिसको आप विश्लेषण करने की आपकी क्षमता और कैपेबिलिटीज को वो चेक करता है। तो हम इस एडिटोरियल कार्यक्रम को शुरू करने का हमारा यही उद्देश्य भी है कि आप स्टूडेंट में वो क्षमता, वो कैपेबिलिटीज हम डेवलप करें एनालिसिस करने का, जो कि इस सिविल सर्विसेज का एक अहम पड़ाव है एनालिसिस करना। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक। आशा है आप जो है इस टॉपिक में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। और हाँ, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, सीखने के माप के तौर पर अटेंडेंस की भ्रांति। मतलब ये जो एडिटोरियल है ये बताता है कि सीखने की जो प्रक्रिया है अटेंडेंस की प्रकार से एक भ्रांति के तौर पे है कि अटेंडेंस अगर बच्चे की क्लास में है तभी वो सही तरीके से क्लास में वो सीखने की प्रक्रिया उसकी जारी रखी जा सकती है। तो उस भ्रांति को हम इसमें समझते हैं कि किस प्रकार से वो भ्रांति है। देखिए, अटेंडेंस को अक्सर गंभीरता और प्रतिबद्धता के सबूत के तौर पर माना जाता है, फिर भी शारीरिक उपस्थिति न तो ध्यान देने की गारंटी देती है और न ही समझने की। कई बार यह देखा जाता है कि बहुत सारे लड़के जो हैं अटेंडेंस में क्लास में 100% उपलब्ध तो होते हैं, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं होती है जिस लेवल की होनी चाहिए। तो ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कोई व्यक्ति अगर शारीरिक तौर पे या फिजिकल तौर पे क्लास में उपलब्ध भी है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इस तरीके से वो शिक्षा जो बताई जा रही है क्लास में या सीखने की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से वो उसको आत्मसात भी कर रहा है। ठीक है। उसी तरह देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अटेंडेंस आज्ञा पालन को मापता है, न कि बौद्धिक जुड़ाव को। यह सोच वहां पनपती है जहां क्लासरूम सिर्फ नोट्स देने और अनुमानित कंटेंट तक सीमित हो गए हैं। कहने का मतलब है कि जो हालिया जो डिसीजन जो दिया है दिल्ली उच्च न्यायालय ने, उसमें कहीं ना कहीं ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि जिस तरीके से जो है क्लासरूम जो है व्यक्ति के या जो स्टूडेंट के जो क्रिटिकल सोच या रचनात्मक सोच को बढ़ावा न देकर केवल नोट्स और अनुमानित कंटेंट तक ही वो सीमित रह गया कि क्लास में आप आए, जो एक रूटीन वर्क जो क्लासेस में बन गए हैं। मतलब कहने का मतलब कि बौद्धिक स्तर पर बच्चों को इस तरीके से विकास किया जाना चाहिए कि वो रिसर्च ओरिएंटेड उसकी शिक्षा हो, वो सही में मायने में उसका डेवलपमेंट हो, और वो जब पढ़ के निकले यूनिवर्सिटी से तो वो न केवल रोजगार करने लायक हो बल्कि वो एक इनोवेशन करने की दिशा में भी आगे बढ़ सके। जब इस तरह की क्लासरूम में माहौल देंगे शिक्षक तो जाहिर सी बात है कि बच्चे का अटेंडेंस अपने आप उपलब्ध होगा, अपने आप उनकी अटेंडेंस की मात्रा बढ़ेगी। कहने का तात्पर्य इस ओर ये अहम बहस की ओर बढ़ावा दे रहा है जो हालिया डिसीजन जो
दिल्ली उच्च न्यायालय का आया है। जब पढ़ने में जान नहीं होती तो संस्थान प्रेरणा की जगह जबरदस्ती का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट को आप जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे कि सीखना क्यों जरूरी है, जैसे मनोविज्ञान में कहा भी जाता है कि लर्निंग एक प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया जो है निरंतर जारी रहती है। लर्निंग इज ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो कहने का मतलब यह है कि केवल यूनिवर्सिटी के क्लासरूम से ही बच्चा अगर सारा चीज सीख जाए तो वो अपने आप में, यूनिवर्सिटी तो है ही है बहुत ही उपयोगी और क्लासरूम, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। यही इस भ्रांति के बारे में इसको बता रहा है। तो छात्र क्यों दूर हो रहे हैं पढ़ाई से, इस बात पर चिंता व्यक्त की जानी चाहिए कि जो रूटीन वर्क शिक्षक कर रहे हैं उस रूटीन वर्क के बजाय क्लास को सृजनात्मक, कलात्मक इस तरीके से बनाएं कि बच्चे अपने आप क्लास में उपस्थित हों। ठीक है, जैसे देखिए छात्र क्यों पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, इसकी जांच करने के बजाय जिम्मेदारी अटेंडेंस पॉलिसी पर डाल दी जाती है जो पढ़ने की कमियों को छिपाती है। तो इसलिए सारी जिम्मेदारी अटेंडेंस में नहीं डाली जा सकती कि कोई बच्चा अटेंडेंस कम है तो एग्जाम नहीं दे सकता। तो इस चीज को अगर दिल्ली उच्च न्यायालय ने समझा है तो कहीं ना कहीं एक इनोवेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं शिक्षा जगत में। उस शिक्षा में एक व्यापक बहस की गुंजाइश बनती है इससे। देखिए शिक्षण शास्त्र, स्वायत्तता और शिक्षक की भूमिका। जाहिर सी बात है कि शिक्षण शास्त्र और स्वायत्तता और शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है व्यक्ति के या स्टूडेंट की सीखने की प्रक्रिया में। तो वो उस चीज पे हम चर्चा करते हैं। देखिए दबाव वाली शिक्षा न तो गहराई आती है और न ही गंभीरता। अगर किसी पे प्रेशर डाल के, अमूमन देखा भी जाता है, बचपन में भी हम लोगों ने देखा है कि ज्यादा घर में अगर प्रेशर है तो बच्चा पढ़ने के लिए बैठा तो रहता है, बट यह है कि वो सही तरीके से उसको आत्मसात नहीं कर रहा होता है। तो कई बार, मतलब कहने का मतलब है कि क्वालिटी वर्क पर, गुणवत्ता आधारित शिक्षा ध्यान दी जानी चाहिए, न कि केवल कोटा आधारित कि आप आओ और क्लास में बैठो और शिक्षा ग्रहण करो और जाओ। आप कितना क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं वो मायने रखता है। तो ये इस बहस की ओर ये इशारा कर रहा है। ठीक है, सार्थक शिक्षण शास्त्र के लिए शिक्षक की बौद्धिक मूल्य बनाने की क्षमता पर विश्वास जरूरी है। मतलब बच्चों को इस तरीके से आप डेवलप करें, इस तरीके से उनके अंदर बौद्धिकता का स्तर बनाएं कि वो मतलब आपके क्लास में लगातार आत्मसात करे, लगातार रुचि ले, लगातार इंटरेस्ट ले। तो शिक्षक की भूमिका यहां बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अनुपस्थिति से सोचने पर मजबूर होना चाहिए, न कि सजा मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब बच्चा आपके क्लास में एब्सेंट हो रहा है तो शिक्षा या शिक्षण शास्त्र को इस ओर चिंता की जानी चाहिए कि भाई क्यों बच्चा अनुपस्थित हो रहा है, वो क्लास में क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, न कि केवल उसको दंडात्मक कि आप जो है आए नहीं, आपको जो है एग्जामिनेशन नहीं दिया जाएगा। इस बात की ओर ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। तभी हम समाज की एक सही डिस्कोर्स दे पाएंगे, समाज में एक सही दिशा दे पाएंगे। जब हमारा शिक्षा का काम होता है कि एक सही तरीके से डिस्कोर्स देना, एक सही तरीके से छात्रों को, क्योंकि छात्र ही आगे के लिए जो डेवलपमेंट में एक जो उसके जो सार्थक भूमिका निभा सकते हैं किसी भी देश के, तो इसमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस तरह की पीढ़ी को तैयार करें कि वो न केवल शिक्षा ग्रहण करके आगे निकले बल्कि देश की विकास में भी, इनोवेशन में भी वो अपना योगदान दे। जब बौद्धिक स्तर पर सही तरीके से उनका निर्माण होगा तभी वो सही तरीके से वो अपना योगदान दे सकेंगे देश के विकास में, इनोवेशन में और किसी प्रकार की नई सोच में और नई सृजनात्मकता में। देखिए बैंकिंग मॉडल को खारिज करने से मेल खाता है जो छात्रों को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता मानता है। मतलब कि सीखने की प्रक्रिया अभी तक भारत की यूनिवर्सिटीज में यह है कि आप केवल शिक्षक बोल रहा है और आप अभी सुन रहे हो, मतलब आप इनएक्टिव एडॉप्टर बने हुए हो, आप एक्टिव नहीं हो, आप उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, ना ही क्वेश्चन अराइज कर रहे हो, ना ही जो है आप सृजनात्मक होकर चीजों को आत्मसात कर रहे हो। जब तक क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा तब तक वो चीजों का सही तरीके से रिसर्च नहीं होगा, उस पर सही तरीके से उसमें चीजें निकल कर नहीं आएगी। फ्राइरे के लिए सीखना बातचीत, सवाल जवाब और मिलकर खोज करने के लिए होता है। फ्राइरे एक जो है मनोवैज्ञानिक है, उसने कहा कि सीखना जो है बातचीत, सवाल जवाब और मिलकर खोज करने की, मतलब सीखने की प्रक्रिया, इस पूरे प्रोसेस इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई भी चीज सीखता आदमी तो सवाल जवाब से सीखता है, उसमें मिलकर कोई चीज एक पर्टिकुलर गोल पे काम कर रहा होता है। तो सीखने की जो विधि है उस विधि पर भी विचार किया जाना चाहिए कि ऐसी विधि हम बनाए क्लासरूम में कि छात्र जो खुद जो है उसमें इंटरेस्ट लेकर आगे की तरफ वो बढ़े, न कि वो अनुपस्थित हो। अनिवार्य उपस्थिति इस बात को कमजोर करती है क्योंकि सोच से ज्यादा अनुशासन को प्राथमिकता देती है। अब जैसे मान लीजिए कि 70% जो अनिवार्य है इस पर भी
जो है विचार किया जाना चाहिए कि जो अनिवार्य कोटा बना दिया गया है कि आप इतना उपस्थित रहेंगे तभी आप एग्जाम दे पाएंगे, तो इस सोच पे भी व्यापक आने वाले समय में हो सकता है विमर्श हो, क्योंकि केवल और केवल उपस्थित हो जाने से ही हम शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधार सकते हैं। गुणवत्ता आधारित तभी होगा शिक्षा हमारी व्यवस्था जब हम जो इन सारी चीजों पर, इन सारे इंग्रेडिएंट पर हम सीखने की प्रक्रिया में शामिल करेंगे, जैसे बातचीत, वार्तालाप, सवाल जवाब और मिलकर खोज करने की प्रवृत्ति, जिसमें टीचर और स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और एक्टिव मेंबर उसमें शामिल हो। तभी एक तरफ से शिक्षा नहीं होता कि हम केवल बोले जा रहे हैं और स्टूडेंट जो उसको ग्रहण कर ले और जो रूटीन वर्क जिस तरीके से शिक्षा चलता है उस तरीके से चलता रहे। तो इस भूमिका के पे सवाल उठता है, इस भूमिका पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि शिक्षण व्यवस्था या शिक्षा शास्त्र या स्वायत्तता या शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए और किस तरीके से वो एक सकारात्मक दिशा दे सकता है शिक्षक। देखिए, उत्कृष्ट शिक्षण और स्वैच्छिक जुड़ाव की शक्ति। शिक्षा का इतिहास दिखाता है कि महान शिक्षक कभी भी जबरदस्ती पर निर्भर नहीं रहे हैं। महान शिक्षक जो है कभी भी जबरदस्ती पर निर्भर नहीं रहे हैं। आइजैक बर्लिन, टेरी इल्टगन, जर्मन ग्रीर, क्रिस्टोफर बेली और फ्रैंक कमोट जैसी हस्तियों ने बौद्धिक कौशल, मौलिकता और जुनून से छात्रों को आकर्षित किया है। ठीक है, उनके लेक्चर बहुत सावधानी से तैयार किए जाते थे, भावनात्मक रूप से प्रभावशाली होते थे और बौद्धिक रूप से उत्तेजक होते थे। छात्र मजबूरी से नहीं बल्कि उत्सुकता से आते थे। जो ये उत्कृष्ट शिक्षण स्वैच्छिक जुड़ाव की जो शक्ति अभी तक बनी आई है, और इसमें जो हम इतिहास से भी देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बनाया, जिससे जो है उनके लेक्चर बहुत सावधानी पूर्वक तैयार किए जाते थे और भावनात्मक रूप से स्टूडेंट को जोड़ते थे और ऑटोमेटिकली छात्र मजबूरी में नहीं, किसी प्रकार का कंपल्सन नहीं, वो उत्सुकता से उनके क्लास में जुड़ते थे। तो इस प्रकार के जो आइजैक बर्लिन या टेरी इल्टगन या जर्मन ग्रीन और क्रिस्टोफर बेली जैसी हस्तियों ने अपनी बौद्धिक कौशलता से, मौलिकता और सृजनात्मकता से जो छात्रों को आकर्षित किया, उस तरह के शिक्षण विधि को हम अपने शिक्षा शास्त्र में या शिक्षण व्यवस्था में या शिक्षकों के द्वारा अपनाने पर बल दे सकते हैं। ऐसे शिक्षण से सीखने की इतना आकर्षक बना दिया कि अनुपस्थिति को जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो कुल मिलाजुला के कहने का मतलब है कि शिक्षण को हम ज्यादा से ज्यादा आकर्षित बनाएं, ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बनाएं, तभी जो है ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे उपस्थित होंगे क्लास में। और इस ओर जिस तरीके से दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया है, इस पर एक व्यापक विमर्श को बल मिला है। अब देखिए, क्लासरूम से परे जाकर किस तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। जनरली माना जाता है कि क्लासरूम में ही बच्चे सीखेंगे, उनकी सीखने की जो है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, नो डाउट महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन उससे परे भी बहुत सारी चीजें बच्चे सीखते हैं। वो कैसे सीखते हैं, देखिए, क्लासरूम से परे सीखना आज के समय की एक अनिवार्य आवश्यकता है। केवल किताबों और परीक्षा तक सीमित शिक्षा अब विद्यार्थियों के जीवन की जटिल चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकती है। जिस प्रकार का परिवर्तन सामाजिक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, देश के स्तर पर, समाज के स्तर पर, हर स्तर पर जिस तरह से बदलाव आ रहा है, उस बदलाव से मुकाबला करने के लिए स्टूडेंट के लिए केवल क्लासरूम शिक्षा से वो उस बदलाव का मुकाबला नहीं कर सकता है। उसके लिए जरूरी है कि क्लास से परे जाकर भी बहुत सारी चीजों को सीखे। जैसे फील्ड विजिट और शैक्षणिक भ्रमण से छात्र वास्तविक दुनिया को समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्स होते हैं जहां पे फील्ड विजिट कराई जाती है, तो वहां से बच्चे सीखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एमबीए कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों को उस समय जो है बहुत सारे प्लांट को घुमाया जाता है, उन प्लांट में किस तरीके से, जैसे पेप्सी के प्लांट में किस तरह से पेप्सी बनता है, किस तरह से मार्केटिंग होती है। ये सारी चीजें बच्चे केवल क्लासरूम से नहीं सीख सकते हैं, जरूर उसको फील्ड विजिट कराएंगे तभी वो सीख सकता है, उस प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया के बारे में जान सकता है। उदाहरण देके मैंने बताया। उसी प्रकार से जो शैक्षिक भ्रमण होते हैं, जो एजुकेशनल टूर होते हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं बच्चे, तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कोर्स और पॉडकास्ट अध्ययन को बढ़ावा देते हैं। आजकल बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे जो हैं शिक्षण के नए नए तौर तरीकों के बारे में बहुत सारे इनोवेशन जो है लेक्चर उस पर होते हैं, वहां से भी बच्चे सीख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्स भी बहुत सारे ज्वाइन कर सकते हैं। और पॉडकास्ट पे भी बहुत सारे जो एजुकेशनल पॉडकास्ट, ऐसे पॉडकास्ट नहीं जिसमें जो है केवल बकैती होती है और केवल जो है फालतू की बात होती है, वो पॉडकास्ट नहीं कि फिल्मी पर्सनालिटी को बुला लिया, किसी इस तरह के व्यक्ति को, पर्सनालिटी को बुला लिए। वो भी मनोरंजन के लिए जरूरी है, लेकिन उससे कुछ आपके व्यक्तित्व में कोई सार्थक निर्माण उससे हो जाए ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो जो एजुकेशन से जुड़े पॉडकास्ट हैं उसको आप देख सकते हैं, उस पॉडकास्ट से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।
समाचार, बहस, मॉक पार्लियामेंट, केस स्टडी, आलोचनात्मक सोच को विकसित करते हैं। बहुत सारा जो खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो न्यूज़पेपर बहुत ही जरूरी है। चर्चा परिचर्चा वाले जो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, मॉक पार्लियामेंट को भी देखा जाना चाहिए बहुत सारे, किस तरीके से चर्चा होता है। यह भी एक सीखने की प्रक्रिया को आपको दोहराएगा। जनरली देखा जाता है कि जो यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करने आते हैं वो केवल क्लासरूम के भरोसे रह जाते हैं, कोचिंग के क्लासरूम के भरोसे रह जाते हैं, और अल्टीमेटली ये होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि केवल कोचिंग के भरोसे या केवल अपने अध्ययन के भरोसे रहकर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आज के समय में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा, तब आपका जो है, हाँ ये जरूर है कि कोचिंग आपको जो है गाइड देती है, एक सही दिशा देती है। और बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जो भ्रामक जो हैं वो कॉपी पेस्ट इंडस्ट्री पे चल रहे हैं, उनका अपना कुछ है नहीं इनोवेशन, ठीक है, तो उससे केवल और केवल क्लासरूम में आपका समय बर्बाद होता है। तो आप ऐसे टीचर्स को आपको पहचानना पड़ेगा जो सही में आपको जो है यूपीएससी के लेवल लायक आपके जो सोच को विकसित करे। केवल आपको जो है इस तरह का केवल जो है स्पून फीडिंग ना कराएगा, आप स्पून फीडिंग करके जो है सीख गए और यूपीएससी निकाल ले। स्पून फीडिंग से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल जो जिस तरह के मटेरियल बन रहे हैं वो स्पून फीडिंग करा रहे हैं बच्चों को। वही बात हुई, कहने का मतलब कि जैसे क्लासरूम आप जाएं उसी तरह से स्पून फीडिंग कर ले रहे हैं मटेरियल को, और उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। स्पून फीडिंग तब फायदा करेगा जब आप कुछ खुद क्रिएटिव करोगे, खुद इनोवेशन करोगे, खुद पढ़ोगे, तब होगा। एक गाइडेंस की भूमिका में कोचिंग नो डाउट उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन अल्टीमेटली करना आप ही छात्रों को है इन सारी प्रक्रियाओं को। जैसे न्यूज़पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूज़पेपर आज के बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और केवल यूट्यूब देखते हैं, और ऐसे टीचर्स को देखते हैं, ऐसे टीचर्स हो गए यूट्यूब में कि मत पूछिए। वो केवल और केवल इन्फॉर्मेशन तो नहीं देते, इंटरटेनमेंट दुनिया भर का कराते हैं। तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपका समय वेस्ट होता है। ऐसे टीचर्स को पकड़िए जो आपको इन्फॉर्मेशन दे, जहां से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो महत्वपूर्ण हो। चाहे आपकी सोच में उस तरह का आपका डेवलपमेंट करे, आपके अप्रोच में उस तरह का डेवलपमेंट करे, यूपीएससी के लायक अप्रोच बनाए आपका। बहुत सारी चीजें होता है, क्योंकि एक प्रक्रिया है यूपीएससी की तैयारी। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में रट के यूपीएससी आपका निकल जाएगा। तो जनरली जो इस तरह के जो टीचर यूट्यूब पे भरमार आ गया है, वो यही कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन तो देने ही दे रहे हैं, इंटरटेनमेंट खूब करा रहे हैं, फालतू फंड का उदाहरण दे के इधर उधर का। तो वो केवल और केवल आपका समय का वेस्ट करेगा। आपको इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस का खेल है यूपीएससी। आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए और एनालिसिस होना चाहिए, सूचना और विश्लेषण। ये दो बिंदुओं पर ही आप यूपीएससी निकाल सकते हैं, सूचना और विश्लेषण पर। बाकी जो कर रहे हैं बिल्कुल समय का वेस्ट कर रहे हैं। तो इन चीजों से आपको आएगा, समाचार से आएगा। समाचार आप देखो, समाचार सीखो, क्योंकि जो चर्चा में है वो पर्चा में है। तो मैं आता हूं इस पे, देखिए, समुदाय सेवा, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क, सामाजिक संवेदनशीलता, व्यवहारिक कौशल को सिखाते हैं। अब मान लीजिए कि कम्युनिटी जो सर्विस होते हैं उसमें आप जब इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे एनजीओज में जो कम्युनिटी सेवा करते हैं, वहां पे अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आप में इस तरह का एक कौशल डेवलप होता है कि समाज के प्रति हम कैसे संवेदनशील बने। अगर आप अधिकारी बनेंगे और समाज के प्रति अगर आप संवेदनशील ही नहीं होंगे तो आप कार्य कैसे डिलीवर करेंगे। इसलिए संवेदनशीलता, इस प्रकार की क्वालिटी आपके अंदर होना जरूरी है। बहुत सारे लोग जो होते हैं अधिकारी तो बन जाते हैं, लेकिन उनका केवल वो कोर्स अच्छे से कंप्लीट करके, लेकिन उनके अंदर जो अधिकारी बनने के जो क्वालिटी होने चाहिए, जैसे समाज के प्रति संवेदनशीलता, उसका अभाव होता है। इसलिए देखेंगे कि उनमें बहुत सारे इस तरह के पैट्रियाटिक्स गुण पाए जाते हैं कि हम जनता के सेवक नहीं, हम शासक हैं, हम उस तरीके से शासन को चलाएंगे। तो किसी भी सोसाइटी के लिए जनता की सेवक की जरूरत है ब्यूरोक्रेसी में। जो जनता की सेवा करे तभी सही तरीके से समाज का सही तरीके से निर्माण होगा और सही दिशा में समाज डेवलप करेगा। इन सारी चीजों पे हमने चर्चा किया। अब देखिए, समकालीन ज्ञान और उपस्थिति, डिजिटल आर्काइव, ओपन एक्सेस स्कॉलरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जमाने में अनिवार्य शारीरिक उपस्थिति तेजी से पुरानी होती जा रही है। कहने का मतलब जो कंटेम्प्रेरी जो चीजें हैं वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं अनिवार्य फिजिकल रूप से आपके क्लासरूम में उपस्थिति को वो कहीं ना कहीं गौण कर रहा है। दुनिया की प्रमुख यूनिवर्सिटी छात्रों को बौद्धिक परिपक्वता पर भरोसा करती है और निगरानी के बजाय पढ़ाने की क्वालिटी पर निर्भर करती है। ठीक है, दुनिया की बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी है, यही कारण है कि भारत की कोई भी विश्वविद्यालय टॉप वर्ल्ड के टॉप 100 विश्वविद्यालय में नहीं है, क्योंकि वो यहां पे जोड़ देते हैं, कहां पे जोड़ देते हैं, निगरानी पे। बल्कि बौद्धिक परिपक्वता ज्यादा जरूरी है। जब बौद्धिक रूप से व्यक्ति परिपक्व होगा तो कैसे परिपक्व होगा, जब उसको आप इस तरह का मटेरियल, इस तरह का अप्रोच आप उपलब्ध कराएंगे, बीइंग ए टीचर और बीइंग ए इंस्टीट्यूट। तो ये बहुत बड़ी जरूरी है। जो इस दिशा में अगर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दिशा में सोचा है तो अच्छा एक डिस्कोर्स तय कर रहा है। इस पे बहुत सारे जो है विद्वान, बहुत सारे विशेषज्ञ जो इस पे विचार विमर्श करेंगे, नई दिशा लाएंगे, आशा यही की जा सकती है। उनका अधिकार पढ़ाने में विश्वास से आता है, न कि निगरानी से। इसके विपरीत भारतीय यूनिवर्सिटीज नौकरशाही
कि हद से ज्यादा दखलंदाजी और प्रशासनिक नियंत्रण से बोझिल हो गई हैं, जो मैं अभी बता रहा था। अनिवार्य उपस्थिति इस ढांचे के भीतर शांति बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करती है जो स्वायत्तता आलोचनात्मक सोच को सीमित कर सकती है। भाई क्रिटिकल थिंकिंग जब तक आपके अंदर नहीं आएगा किसी चीज को लेके, तो कैसे आप सृजन करें वो किसी चीज का, ठीक। तो ये सारी चीजें, शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। अब देखिए हाजिरी बहस के दार्शनिक पहलू, माने अटेंडेंस बहन का दार्शनिक पहलू को भी हम जानते हैं। अटेंडेंस की बहस मूल रूप से दार्शनिक है। यह सवाल उठाती है कि यूनिवर्सिटी छात्रों को आजाद सोचने वाले मानती है, ऐसे लोगों के रूप में जिन्हें लगातार निगरानी की जरूरत है, जो संस्थान जुड़ाव के बजाय हाजिरी को प्राथमिकता देते हैं, समाज पर सवाल उठाने में सक्षम आलोचनात्मक दिमाग विकसित करने के अपने मकसद को भटक जाते हैं। जहां शिक्षा छात्र में आत्मविश्वास की कमी होती है, वहां जबरदस्ती सामने आती है। हाई कोर्ट का फैसला छात्रों की बौद्धिक क्षमता में विश्वास बहाल करने की गिरावट को चुनौती देता है। कहने का मतलब यह है कि हाजिरी का, जैसा कि मैंने बताया, अटेंडेंस का जो मूल स्वरूप है कि यूनिवर्सिटी में क्या जो भारत की यूनिवर्सिटी है आजाद ख्याल के बच्चों को मानती है या वो ऐसे निगरानी पे वो करती है। तो इन दोनों बिंदुओं पे विचार किया जाना चाहिए और उनके आत्मविश्वास को जो है बढ़ाने के लिए लगातार उस पर विचार किया जाना चाहिए। ये कहने का मतलब ये है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है। अटेंडेंस की परीक्षा की एलिजिबिलिटी से अलग करके दिल्ली हाई कोर्ट एक बुनियादी शैक्षिक सिद्धांत की पुष्टि करता है। बौद्धिक जुड़ाव को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो बौद्धिक जुड़ाव है वो केवल और केवल सृजनात्मक एफर्ट से आएगा, न कि अनुशासनात्मक चीजों को जबरदस्ती लाद कर, ठीक है। सीखना तभी फलता फूलता है जब स्वतंत्रता, जिज्ञासा बातचीत केंद्र में हो, ठीक है। वही चीज जो मैं आपको बोल रहा था, अगर इसे ईमानदारी से अपनाया जाए तो भारतीय शिक्षा विश्वविद्यालय को नौकरशाही अनुशासन के बजाय पूछताछ, खोज और बौद्धिक जुड़ता की जगह के रूप में फिर से हासिल करने का अवसर प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि जो हाई कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया है वो कहीं ना कहीं बौद्धिकता के स्तर पर शिक्षण व्यवस्था की ओर ले जाता है, न कि केवल और केवल पितृसत्तात्मक और नौकरशाही के आधार पर शिक्षा व्यवस्था की तरफ, ठीक है। और जैसा कि हमारा प्राचीन शिक्षा व्यवस्था रहा भी है, जैसे राजगीर था, शिक्षा का केंद्र बिंदु था, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय था, और इस तरह से हम प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में विमर्श और इस सब चीज़ों पे हम विश्वास करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, बहुत सारी जो है हम चीज़ों में फंस गए, नौकरशाही व्यवस्था हावी हो गई शिक्षा व्यवस्था पे। तो जिस तरीके से वेस्ट के विश्वविद्यालयों ने इन प्रक्रियाओं को अपनाया है कि इनोवेशन, पूछताछ, इंक्वायरी, इन सब चीज़ों पर हम ध्यान देकर जो है अपने शिक्षा व्यवस्था को और भी क्वालिटेटिव एजुकेशन बनाएंगे, तो भारत को भी इस जो डिसीजन से इस ओर सोचना चाहिए और अपने शिक्षण व्यवस्था को गुणवत्ता आधारित शिक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए। तभी जो है सही तरीके से स्टूडेंट्स का निर्माण होगा, वो ज़्यादा तार्किक होंगे, ज़्यादा स्वायत्त होंगे, ज़्यादा बौद्धिकता का निर्माण होगा और एक इनोवेशन आधारित शिक्षा व्यवस्था का हम निर्माण कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम यह टॉपिक समाप्त करते हैं। आशा है आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। हम इस तरह के एडिटोरियल एनालिसिस को लगातार लेकर आते रहेंगे आपके लिए, जो कि आपके डिस्कोर्स को, आपके विमर्श को और आपके सोचने की क्षमता को और कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करेगा, जो कि एक सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। अपने क्रिटिकल थिंकिंग और सृजनात्मक थिंकिंग को जगाने के लिए वो अप्रोच आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हमारी इस दिशा में लगातार प्रयास जारी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट किसी एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक और कमेंट करना न भूलें।